हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले दिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक देख चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन बस बचा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक छोटा सा पार्ट था विलाय, विलाय था ना, वो भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, वो पूरा अगर रिवाइज बढ़िया से है तो उसमें से एक दो जगह ये स्टार मार्क लगा होगा। एक लीवर के पास है ना, जिसके बाद जो बाइल जूस सिक्रेट करता था। स्टोरेज कहाँ था उसका? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और उसका फिर दो फंक्शन हम लोग पढ़े थे, मेक्स द फूड एल्कलाइन, और उसके बाद फिर एक था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, किसका ये फंक्शन था? बाइल जूस का। ठीक है, यहाँ अब बचा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू जो सॉलिड वेस्ट है, वो सॉलिड वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वो बाहर हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक मसल होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। एक मसल होता है, बस एक जगह एक शब्द लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में, स्फिंक्टर। तो वो एक मसल है जो कि रेगुलेट करता है एनस को। ठीक है, उसके ओपनिंग को। जब ऐसे ही कभी भी वो जो स्फिंक्टर मसल है वो कभी भी उसको एनस को मैसेज नहीं देता कि वो एनस खुल जाए। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा में या फिर बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग होते हैं उनको कंट्रोल नहीं होता, उनका बॉडी वेस्ट उनके बॉडी से कब बाहर आ जाता है ना, उनका स्फिंक्टर मसल जो है वो कमजोर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनका स्फिंक्टर मसल कंट्रोल रहता है, इसीलिए वो जब तक अपना बॉडी वेस्ट बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे और इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो भी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हुआ, और उसमें अगर वाटर है, क्योंकि हमारे बॉडी को वाटर का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ही रख लेगा और उसके बाद फिर वो ट्रांसफर कर देगा रेक्टम के पास। और रेक्टम क्या करेगा? पूरा का पूरा बॉडी वेस्ट कलेक्ट करके और उसके बाद फिर एनस के पास भेजने से पहले, एनस के पास भेजने से पहले ये अपने पास रखा हुआ रहता है, और उसके बाद फिर स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करता है एनस को। वो तुम्हारे दिमाग से मैसेज लेते रहता है कि हाँ इसका हम बॉडी वेस्ट बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी वेस्ट बाहर करने से पहले स्फिंक्टर मसल फुल्ली चार्ज में आता है कि ये एनस को ओपन करना है या फिर एनस को बंद करके रखना है। ठीक है, एनस हेल्प्स इन इजेशन। इजेशन मींस बॉडी वेस्ट को बाहर करना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। एनस इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। यही है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल हम बार बार बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी में एक ही जगह लिखा हुआ रहेगा, तो ध्यान से याद रखना कि स्फिंक्टर का काम क्या होता है? टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा क्यों होता है? लेंथ में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में बड़ा होता है। किसका? हर्बीवोर्स का देन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में छोटा होता है, हालांकि हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। क्योंकि हम लोगों का जो फूड है उसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, और उसको पचाने में ज्यादा समय लगता है, और ज्यादा समय लगने का कारण हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज लंबा दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल इज लॉन्गर देन अ कार्निवोर एज हर्बीवोर कंज्यूम प्लांट बेस्ड डाइट। हर्बीवोर मतलब कि हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, मतलब कि ग्रीन प्लांट से जो भी हम लोग अपना भोजन ले रहे हैं, तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन कैसे स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में हम लोग के अंदर जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, विच कंटेन्स सेलुलोज, उसके अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। मतलब कि नॉर्मल जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है वो आसानी से पचा सकते हैं, जो वो फ्लेश खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है उसके अंदर सेलुलोज होता है, उसको पचाने में समय ज्यादा लगता है, इसके कारण ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होता है। अब एक चीज और
कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर लेंथ ज़्यादा होता है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, एक चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का लेंथ में अगर जो कंपैरिजन किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है, फिर भी उसको लार्ज क्यों बोला जा रहा है और इसको स्मॉल क्यों बोला जा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, मतलब कि ये पतला होता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो डायमीटर के हिसाब से स्मॉल और लार्ज बोला गया है, इसके लेंथ के हिसाब से स्मॉल और लार्ज नहीं बोला गया। दो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि ये इसका साइज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा लंबा है, तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का थिकनेस या फिर डायमीटर जो है वो कम होता है इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये थिकनेस या फिर डायमीटर के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर का बड़ा क्यों है और कार्निवोर का छोटा क्यों है, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट वेस्ट डाइट लेते हैं जो कि उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा रखा गया है हर्बीवोर्स में। अब इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स पर हम तो पहले लिख दिए थे, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। इसके बाद आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को अपना बॉडी से बाहर ही पचा लेता है। डेड और डिके जो भी पार्ट्स होता है वो पहले ही ये डिकम्पोज हो चुका है। डिकम्पोज होने का मतलब कि वो पहले ही सिंपलर सब्सटेंस में टूट चुका है, तो उसको बस वो ऑब्टेन करने के लिए जाता है, ठीक है। वैसे चीजों को हम लोग, वैसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ये यूजुअली डिकम्पोजर्स होते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज फूड मटेरियल को जो अपने बॉडी में लेगा उसी को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये शब्द बस समझने के लिए रखा गया है, ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, हाँ ये चीज याद रख सकते हो अच्छे से, ठीक है, कि फूड डाइजेस्ट जो है वो एक्सटर्नली कौन सा न्यूट्रिशन में होता है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है। जो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला होलोजोइक नहीं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में लिखा गया था कि वैसा न्यूट्रिशन जो फूड भी इंजेस्ट होता है, मतलब कि फूड बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद वही फूड जो है डाइजेस्ट भी बॉडी के अंदर होता है, उसका एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन सब बॉडी के अंदर, और फिर लास्ट प्रोसेस होता है इसका इजेशन। इसमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फूड जो है वो इंजेस्ट नहीं किया जाता है, ये डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, मतलब कि डाइजेशन बॉडी से पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही लिखा हुआ रहेगा कि डाइजेशन एक्सटर्नल हुआ है या फिर डाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ है, तो ध्यान रखना सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। और इसका फिर एग्जाम्पल है फंगाई, कुछ है ब्रेड मोल्ड जिसका दूसरा नाम राइजोपस भी है, ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम राइजोपस। ब्रेड मोल्ड समझते हो, ब्रेड के ऊपर जो लगा, अगर जो हवा में छोड़ देते हैं तो 2 या 3 दिन 4 दिन में उसके ऊपर कुछ कुछ कलर सा चेंज दिखता है, ठीक है, वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा, ठीक है। ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो कलर चेंज दिखता है वो रिप्रोडक्शन हो जाता है इसी का, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड जो है वो न्यूट्रिशन उसी चीज को खा खा करके अपने आप को बड़ा करते रहता है, समझ गए। उसके बाद आता है मशरूम, ईस्ट और बैक्टीरिया में ई कॉली। ई कॉली के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। मशरूम सब लोग पहले से देखा हुआ होगा, जो छाता का सब्जी, मशरूम का सब्जी जो खाते हो, ठीक है। तो ये तो सड़ा गला चीज से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये हमेशा तुम देखोगे जो गांव में बराबर जाते रहते होंगे तो जो पूंज बनता है गुलशन, उसी के नीचे लगभग बार तुमको मिलेगा ये, है ना। उसके बाद ईस्ट के बारे में क्या जानते हो, ईस्ट जो है वो किसी खाना को पफी बना सकता है। पफी समझते हो, खाना फूड स्टफ में इस्तेमाल होता है ईस्ट, ठीक है। ये खाने में अगर जो डाला जाता है तो उसको फुला दिया जाता है, उसको फुला देता है, जो बेकिंग सोडा काम करता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर, वही काम ये ईस्ट भी करता है।
अब आते हैं लास्ट में पैरासिटिक न्यूट्रिशन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और के बॉडी में रह करके, ठीक है, और उसी के बॉडी से खाना ले ले अपना, ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं और न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे बाल में जू हो जाता होगा, ठीक है, चिमोकन हो जाता है कितने जानवर को, ठीक है, कितने अलग अलग जानवर को जो अलग अलग बीमारी हो रहा है, चिमोकन वाला छोटा छोटा सा, ठीक है, जिसको जू बोलते हैं हम लोग अपने बाल में, ठीक है। और जोक भी होता है, पेट में कितना लोग का सुनता है जोक हो गया है, सच में वो होता है, वो जोक वगैरह पेट में रहता है, कितना भी खाना खाता है, ठीक है, तो उसका खाना लगता ही नहीं शरीर पे। देखो कितने लोग हमारे क्लास में पतले दुबले बैठे हुए हैं, एक बार चेक करवा लेंगे, ठीक है। जोक जो है वो पैरासाइट होता है, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर रह करके और तुम्हारा खाना जो है वो खाते रह जाएगा। तो तुम्हारा जो खाना और एब्जॉर्ब किया हुआ खाना है वो थोड़ा थोड़ा लेगा, बहुत ज्यादा नहीं। एक जोक बस मजाक कर रहे थे, वो एक जोक उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो बीमारी का रूप ले सकता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म, लाइस, जू। देखो लाइस के बारे में यहाँ क्या लिख दिए हैं, जू। टिक्स को क्या लिख दिए हैं, चिमोकन। ब्रैकेट में समझने के लिए रखा गया है, वैसा कुछ नहीं कि इसका ये टिक्स का असली मीनिंग चिमोकन ही होगा, ठीक है, उस समझने के लिए रखे हैं, एकदम असली मीनिंग कुछ और होता है। लीच मतलब जोक, ठीक है, JOKE लिखते तो तुम लोग को लगता कि जोक जो हंसाने वाला होता है, ठीक है। स्कैरिस, कसकटा एक बढ़िया सा एग्जांपल है, रेड में यहाँ भी लिखे हैं, एकदम इसको याद रखना है, उस टाइम भी बोल रहे थे। कसकटा जो है उसका हिंदी नाम है अमरबेल, ठीक है, और एक मात्र ऐसा प्लांट है जो हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस अपना नहीं कर रहा होता। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से लगाते चलेंगे। हाँ हाँ, भेज देंगे तो लिख लेना, लिखने में टाइम फिर चला जाएगा ना। एक पेज में हो जाएगा, देख लो एक पेज, हाँ जी एक पेज में हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो 3 लाइन उधर था, 2 लाइन बीच में, 5 लाइन, और फिर इन दोनों के बारे में 3 लाइन था, छोपा चिगा रहा, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, हो गया, एक पेज पे छोड़ो। चलो चैप्टर खत्म नहीं हो, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेंगे, तब इन दोनों का क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। स्टूडेंट्स सेटअप एन एक्सपेरिमेंट, पढ़ाए हुए हैं ये, चलो इसको क्या बोलते हैं, रिवाइज कैसे करें ना, वो भी नहीं आता है, सही पूछो तो। जैसे यहाँ पर हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, बहुत कम ऐसा स्टूडेंट होगा जो घर में जाकर के वही वाला नोट्स उलट के देखेगा कि क्या पढ़ाए। एक बार भी तुम नोट्स उलट के देखो तो बहुत कुछ जो बोलते हैं 100% सबके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है, जो अभी सुन के अभी नहीं बता पाया तो उसके दिमाग में नहीं जाएगा 100%, 20-30% तो जाएगा ना जी दिमाग में, ठीक है। ये वाला चीज तुमको एकदम आज नया लग रहा होगा, हालांकि इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एक कर किए थे, और एक CO2 का पॉटेड प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि सेटअप तैयार किया गया है जिसमें दिखा रहा है कि CO2 जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ही प्लेसेस अ पॉटेड प्लांट इन ए ट्रांसपेरेंट एयर टाइट बेल जार। एक बेल जार है, मतलब एक ऐसा जार, ऐसे करके बनाए भी होंगे उस टाइम पे डायग्राम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक बेल जार है, इसके अंदर पॉटेड प्लांट रखा गया है, एयर टाइट, मतलब इसके अंदर एयर नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर एयर अंदर चला जाएगा तो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाने लग जाएगा ना, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए एयर टाइट कंटेनर बोला है। इनसाइड द जार, जार के अंदर, ही ऑल्सो कीप्स ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वॉच ग्लास मतलब ये, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। इसके अंदर KOH रखा गया है, पाउडर है KOH का, ठीक है, स्पॉटेड प्लांट के अंदर। ये ऐसे करके डायग्राम बनाए थे, कुछ लोग हंसे भी थे, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ही ना सीखी KOH का
प्रेजेंस में अब देखना है कि यहाँ रिएक्शन, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा कि नहीं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। पॉटेड प्लांट, उस जो वो जो प्लांट है उसको शुरुआत में पॉटेड प्लांट नहीं कर दिया जाएगा, बेल जार में नहीं रख दिया जाएगा। सबसे पहले उस प्लांट को उठा करके और अंधेरे जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, पॉटेड प्लांट मतलब गमला में पौधा है, उसको हम लोग अंधेरा वाला जगह में रखेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सके। अंधेरा वाला जगह में क्यों रखेंगे गुलशन? क्यों नहीं होगा अंधेरा वाला जगह में फोटोसिंथेसिस? सनलाइट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो क्या प्लांट मुरझा जाएगा 2 ही 3 दिन में? नहीं मुरझाएगा, नहीं। उसके अंदर जो फूड स्टोर किया होगा स्टार्च के फॉर्म में वो इस्तेमाल कर लेगा। अरे फूड जो बनाया होगा पहले से, जैसे तुमको एक दिन अगर जो रूम में बंद कर देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मर जाएगा। जो पहले से हम लोग एक ये भोजन हम लोग खाए हैं तो उसके बदौलत हम लोग 1-2 दिन तो जिंदा रह ही सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कमजोर होंगे वो अलग बात है। प्लांट भी वैसे ही 2 दिन 3 दिन तक रख भी दिए तो पहले से जो उसके अंदर स्टार्च मौजूद है उसको इस्तेमाल करके वो जीवित रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा लगभग स्टार्च जो है उसका यूज हो चुका होगा। अब उसको उस प्लांट को जो है वो ऐसे करके बंद कर दिया जाएगा ऊपर से। ये है गमला, गमला के ऊपर पौधा, इसके अंदर इसके ऊपर से शीशा लगा दिया गया है और इसके अंदर KOH भी रख दिया गया है। शीशा लगा करके बगल में KOH। अब इसको सनलाइट में लाया गया है। अब इसको सनलाइट मिल रहा होगा। KOH जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत तो एयर ट्रैप हुआ होगा ना, जब किसी चीज को ऐसे बाहर से बंद कर देता अंदर में एयर रह जाता है कि नहीं रह जाता, तो उस एयर में थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? KOH। KOH जब एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इसके वजह से अंदर में अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसके अंदर क्लोरोफिल तो है, ग्रीन प्लांट को अंदर रखा गया तो क्लोरोफिल है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये पॉटेड प्लांट है तो सॉइल तो होगा ना, गमला है, गमला में सॉइल रहता है, वहां से ये थोड़ा बहुत मिट्टी ले लिया होगा या फिर पहले से इसके पास ये पानी ले लिया होगा, पहले से इसके पास पानी भी होगा। ठीक है, लीव्स वगैरह में। ठीक है, इसको सनलाइट भी मिल रहा है क्योंकि अब सनलाइट में ले आए हैं, लिखा हुआ है ना कि सनलाइट में लाए हैं, तो सनलाइट में भी ले आए हैं। तो जो जो चीज जरूरत था कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, क्लोरोफिल का और सनलाइट का, ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल है, सनलाइट में लाया गया है, मतलब लाइट भी प्रॉपर मिल रहा है। इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड बस जो जरूरत पड़ रहा था इसको, ठीक है, वो KOH खींच लिया। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया होगा। लेकिन हमको कैसे पता कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है? तो इसके अंदर इसके जो लीव्स पे स्टार्च बनना चाहिए था, स्टार्च तो पूरा यूज हो गया ना 2-3 दिन अंधेरे में रखने के वजह से। तो इसके लीव्स के ऊपर जो स्टार्च मौजूद होना चाहिए था, फोटोसिंथेसिस करता, खाना बनाता था, स्टार्च बनता, ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टार्च बन रहा होगा वो तो बनता ना। ठीक है, अब वो नहीं बन पाया होगा। ठीक है, उसका जब टेस्ट किया जाएगा तो वहां पर स्टार्च का प्रेजेंस नहीं मिलेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट? तो KOH का रोल क्या है? एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, पहला चीज। व्हाट इज दिस प्लांट केप्ट, व्हाई इज दिस प्लांट केप्ट इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द apparatus? बिकॉज सनलाइट इज इसेंशियल, या फिर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको रखें। ठीक है, इसके बाद फिर व्हाट रिजल्ट विल कंफर्म दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो यहां पर लिखेंगे कि KOH एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन बेल जार सो दैट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर बिकॉज स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लीव्स। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और इसी वजह से स्टार्च लीव्स के ऊपर नहीं पाया गया। ठीक है, या फिर लिख देंगे कि स्टार्च, ये लीव्स के ऊपर स्टार्च नहीं पाया गया, इसका ये मतलब है फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था जो कि KOH एब्जॉर्ब कर लिया। हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बोल पाओगे? देखो अभी भी नहीं,
जब हम ये चीज बोले ना तो तुमको घर में अब जाकर के काम ये करना है कि इसको क्वेश्चन पढ़े और फिर खुद से सोचे कि क्या हुआ है। अब बोलेंगे, जब तक तुम नहीं बोलोगे ना अंदर से नहीं निकलेगा। बोल ही नहीं पा रहा तो लिखेगा ही नहीं। ठीक है, बोलना है तुमको थोड़ा बहुत। इंग्लिश में थोड़ी बोलने के लिए हम बोले हैं, हिंदी में पहले बोल लो। हिंदी में बोलेगा तो अपने आप थोड़ा बहुत लिखेगा। हमको मालूम है बहुत लोग हिंदी भी जान रहा होगा तो उससे इंग्लिश नहीं लिखाता है। समझ गए, साइंस ऐसे ही नहीं टफ हो जाता है। पहले तो बहुत सारा टर्म याद भी रखना है, बहुत सारा लॉजिक का बात। हाँ, ये पूरा चीज फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से सोचेंगे घर में जाकर के, फिर भी नहीं पता चला क्वेश्चन जाता है। ठीक है, फोटो खींच करके वो गूगल पे रखो, अपने आप उसका आंसर आएगा, 2 बार पढ़ेगा दिमाग में चला जाएगा। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ तुम लिख पाएगा। एग्जाम में टेस्ट होगा ना इसका अगले वीक में। कल क्वाड्रेटिक का नहीं, हमको लगता है अगले वीक में 2 टेस्ट रखेंगे बीच में किसी एक दिन। ठीक है, और एक दिन क्वाड्रेटिक का भी और एक दिन इसका भी। इसका तो सैटरडे है ना, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो लास्ट का क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट बाई अमीबा। अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन करता है गुलशन? देखो कॉपी पलट देगा। होलोजोई, कितना बार तो बोले हैं यार, आज भी हम बोले हैं होलोजोई। तो ऊपर का क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन था, उसमें सबके बारे में बता रहे थे कि कौन क्या न्यूट्रिशन करता है। अमीबा है, ग्रीन प्लांट है, होलोजोइक बोल रहे थे। हाँ, ग्रीन प्लांट नहीं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ह्यूमन है, एनिमल है। ये सब कौन न्यूट्रिशन करेगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा। तो होलोजोइक किसका पार्ट है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। क्या इसके बारे में यहाँ अमीबा के बारे में 1-2 दिन पहले इधर पूरा एक प्रोसेस लिखे थे, बोले थे उसको पूरा याद कर लो। जब भी क्वेश्चन आएगा अमीबा का ये खाना वगैरह डाइजेस्ट करने का, ठीक है, तो पूरा हाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा पूरा का पूरा छाप देना है। ठीक है, हाँ पूरा का पूरा छाप दो और लिख दो उसमें जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से अमीबा खाना लेता है, जिसको फैगोसाइटोसिस में तो इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, वो प्रोसेस का नाम लिख दो, बात खत्म। वो डायग्राम और उसका नाम। डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब समझते हो, मतलब कैसे खाना ले रहा है अपने बॉडी में। अमीबा और पैरामीशियम कैसे खाना अपने बॉडी में ले रहा है। अमीबा कैसे लेता है? सूडोपोडिया के मदद से। और पैरामीशियम कैसे खाना ले रहा है? ओरल ग्रुप से। ठीक है, बस ये हो गया डिफरेंस। लोकोमोशन, मूवमेंट कैसे करता है? ये सूडोपोडिया की वजह से मूवमेंट कर पाता है। और फूड का मूवमेंट कैसे कर पाता है पैरामीशियम? सीलिया के मदद से। हो गया डिफरेंस। तो यहां पर पैरामीशियम लिखेंगे, अमीबा लिखेंगे, यहां पर पैरामीशियम, यहां पर लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहां पर लिखेंगे लोकोमोशन। समझ गए? तो यहां अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और यहां लोकोमोशन। तो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है जी, मतलब कैसे खाना ले रहा होगा? पैरामीशियम, ये पैरामीशियम बोल रहे हैं, सूडोपोडिया। और लोकोमोशन मतलब कि ये मूव कैसे करता है? तो फिर से सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। ठीक है, पैरामीशियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो ओरल ग्रूव। और पैरामीशियम का लोकोमोशन कैसे हो रहा है? तो सीलिया के मदद से। हो गया डिफरेंस क्रिएट। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग। हाँ चलो, सबका रोल बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड प्रोड्यूस करता है। ये तो खुद एसिड है। बच्चा को बोलेंगे बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, ये होगा किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और क्या? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। पेप्सिन नखरे वाली, जिसको क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, उसका नखरा कौन उठाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पेप्सिन का हो गया। पेप्सिन क्या करता है? जहां भी सीन आया वहां पर प्रोटीन आया, जहां भी सीन आया वहां पे प्रोटीन आया, तो ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ
प्रोटीन। बाइल का काम तो आज भी बताए, फिर से क्या क्या बताए? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दूसरा, प्रोवाइड्स एल्कलाइनिटी टू फूड। ठीक है, एल्कलाइनिटी टू फूड मतलब फूड को एल्कलाइन बनाना, मतलब जो एसिडिक फूड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है फूड के साथ तो एसिडिक हो गया ना फूड, तो उसको इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये भेज देता है कौन? बाइल जूस। अपना बाइल जूस जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जाता है। दो चीज करता है एक साथ, एक फैट्स का इमल्सिफिकेशन मतलब फैट्स को तोड़ना, और दूसरा एसिडिक मीडियम को काउंटर करना। काउंटर कैसे कर रहा है एसिडिक मीडियम को? एल्कलाइन नेचर भेज करके, एल्कलाइन भेज करके। एल्कलाइन मतलब बेस होता है, ठीक है। एल्कलाइन, एग्जैक्ट एल्कलाइन और बेस में डिफरेंस होता है। वैसा बेस जो पानी में घुल सकता है उसको एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक, अगला पढ़ो क्वेश्चन। क्या है ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन कहाँ टूटेगा? अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अमीनो एसिड का तो ये और भी ऑप्शन है, और जो बच्चा सी और डी मार के आ जाता है तो मूर्ख होगा कि नहीं होगा? चलो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा जी? लास्टली ग्लूकोज में। तो शुरुआत में तो दोनों में सही सही जा रहा है। उसके बाद फैट कहाँ जाएगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इसमें भी देखो सेम चीज लिखा गया था यहां तक, बस लास्ट में एक और चीज ऐड किया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ज्यादा ऑप्शन ये वाला सही हो गया। दोनों सही है क्या? ये गलत है लिखा हुआ? नहीं, पहला भी पूरा पूरा सही है और दूसरा भी पूरा पूरा सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन है? दूसरा वाला। या फिर लिखते वक्त हो सकता है पहला वाला में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, लिखे हम ही ने हैं तो गड़बड़ी हो सकता है। चलिए, इन सबको फिर से रिवाइज करके पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार बना लोगे। कौन सा एंजाइम जो है माउथ में सीक्रेट होता है जी? अमाइलेज। क्योंकि माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड है? सैलिवरी ग्लैंड। ये निकालता क्या है? सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, हाँ, क्या करता है? किसको डाइजेस्ट करने में काम आता है? स्टार्च को। स्टार्च को क्या तोड़ देता है? माल्टोज में। ठीक है, तो अमाइलेज और बगल में है स्टार्च। ठीक है, इन्हें की सर ट्रिप्सिन सीन लिखा हुआ था, प्रोटीन लिखा हुआ था, मार के चले आए। आप ही बोले थे सीन प्रोटीन सेम सेम। ठीक है, मार के आ जाना। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट आर विलाई? हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन which increases the surface area of a small intestine। तो ये बाद में यहां लिखेंगे। विलाई जब पूछा वाटर विलाई, ठीक है, तो इसके बारे में बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूछा हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो विलाई आर द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ऑन द surface area of a small intestine which increases the surface area of a small intestine, ठीक है, and absorb the food। okay, what is the name of enzyme found in the fluid of our mouth cavity and which gland produces it? salivary gland। ठीक है, और salivary amylase enzyme कौन है? salivary amylase। explain the action of saliva on food with the help of an activity। एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में ही ना होगा सैलिवरी अमाइलेज। ये क्या करके देगा? ये फूड को तोड़ेगा। तो वो जो ऐसे करके नहीं बता रहे थे, ठीक है, पहले बताएंगे कि स्टार्च जो है वो लॉन्ग कार्बन चेन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का बहुत बड़ा बड़ा चेन, कार्बन चेन भी नहीं, ग्लूकोज का बहुत बड़ा बड़ा चेन होता है। ठीक है, जब इसके ऊपर सैलिवरी अमाइलेज जाता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे ग्लूकोज के चेन में टूटता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर था, ये सिंपल शुगर में टूटा है। बस ये वाला क्वेश्चन दिल्ली के सीबीएसई, ये दिल्ली वाला बोर्ड में पूछा हुआ था। एक्टिविटी बस यही चीज लिखना था कि ये क्या बोलते हैं तुम्हारा स्टार्च जो है वो बहुत ही बड़ा सा चेन रहता है, उसके ऊपर जब सैलिवरी अमाइलेज का एक्शन होगा तो वो टूट करके और सिंपल शुगर में आ जाएगा। ठीक है,
इसका एक्टिविटी दिया हुआ है क्या तुम लोग के बुक में? एक बार चेक करो, बुक लाए हो एनसीईआरटी का, चेक करो। एनसीईआरटी है, हाँ तो जो एक्टिविटी है उसी में होना चाहिए। तो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन रहता है ना, तो हम लोग के बुक में नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, हाँ तो और क्या, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोल देता तो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, अब फूड को एब्जॉर्ब कहाँ करवाया जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। 12 नंबर का क्या ऑप्शन होगा गुलशन? गुलशन 12 नंबर का क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा ना, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन था अभी कुछ देर पहले? स्टार्च वाला। नहीं है इसका एक्टिविटी तुम लोग के बुक में। कोई स्टेट बोले ना, कोई किसी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था वो। है, अरे देखो निकल गया। स्टार्च इंटेस्टिव, हाँ हाँ है, ऊपर नहीं दिखा, छोटा सा डब्बा बना हुआ है। हाँ 1 ml saliva to test lipo test। ठीक है, चलो बता दे, ये बन गया है तुम लोगों से, ये तो हो गया, ये हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेला इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ऐसा कहीं कुछ नहीं बात लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स, ये भी कुछ भी बात ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया, हाँ विलाई जो है वही ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए जगह नहीं है वहां पे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको करने के बाद जो अभी एक्टिविटी छूटा है उसको देख लेंगे। ऑक्सीजन गैस ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड बाई स्प्लिटिंग ऑफ, तो ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ था वाटर के वजह से, है ना, वाटर ही ना स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया था जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। याद है ऐसा कुछ? भूल गया है? हाँ देखो भूल गया, अरे यहाँ CO2 था और यहाँ क्या था H2O, यहाँ H2O जो है वो टूटा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके, जिसको हम लोग बोले थे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हाइड्रोजन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब ऐड होगा हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग रिडक्शन ही ना बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देता है? ये कार्बोहाइड्रेट, जिसको तुम लोग ग्लूकोज पढ़ते हो C6H12O6। उसके बाद फिर यहाँ से वाटर और ऑक्सीजन और भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस जो कि एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जाके ऐड होता है। चलो एक एक्टिविटी जो था वो देख लेते हैं, किधर गया एक्टिविटी? और नीचे है ये तो था। क्वेश्चन और बोलो।
अच्छा इलास्टुला, नेम ऑफ एंजाइम बार बार हम पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। देखो इसके बारे में एक्टिविटी जो तुम्हारे बुक में लिखवाया है, बोलता है 2 गो टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में एक लिक्विड मतलब कि वाटर ले लो। हेलो, एक वाटर ले लो। ऐसा करो कि 90 ml वाटर इसमें भी 1 ml, देखो तो वहां 1 ml लिखा हुआ है स्टार्च पहला लाइन में, 1 ml, और 1 ml सलाइवा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तब तो फिर हम लोग 10 ml वाटर के साथ भी चल सकते हैं। 10 ml मतलब कि जितना भी लेंगे उसका 10% जो है वो हम लोग स्टार्च या फिर इसमें सलाइवा लेंगे। यहाँ 10 ml वाटर, यहाँ भी 10 ml वाटर। ठीक है, इसमें जो है स्टार्च डाले, इसमें भी स्टार्च डाले। ठीक है, अलग से मिलता है। 1 ml स्टार्च जो है वो यहाँ यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसमें स्टार्च आ चुका है। इसके बाद फिर स्टार्च को डाइजेस्ट करवाने के लिए हम लोग पहला जो माउथ के अंदर फूड रखते थे तो सेलिब्री अमाइलेज काम कर रहा होता था। ठीक है, तो 1 ml इसमें सलाइवा भी डाल देंगे, 1 ml सलाइवा, और इसमें जो है सलाइवा नहीं डालेंगे। सलाइवा के पास ही ना सेलिब्रिया माइलेज होगा। ठीक है, इसमें सलाइवा डाल दिए लेकिन इसमें सलाइवा नहीं दिए हैं। ठीक है, ये कुछ समय के बाद 20-30 मिनट के बाद इसका जो स्टार्च है वो टूट करके और माल्टोज में बदल चुका होगा। स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, स्टार्च से ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब यहाँ पर स्टार्च मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ का स्टार्च जो है वो नहीं टूटा होगा क्योंकि जैसा था वैसा ही रह गया, इसमें सलाइवा गया ही नहीं। ठीक है, अब कैसे हमको पता कि यहाँ का स्टार्च टूटा है और यहाँ का नहीं टूटा है? तो इसके लिए हम लोग आयोडीन डालेंगे इसमें। आयोडीन क्या करता है, जहां कहीं भी स्टार्च होता है उसका कलर चेंज कर देता है ब्लू ब्लैक में। ठीक है, तो इसके अंदर अब आयोडीन लास्ट प्रोसेस है, आयोडीन, और इसके अंदर भी क्या रख देंगे, आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन जब जाएगा तो ये कलर चेंज नहीं दिखाएगा, हालांकि ये आयोडीन गया तो कलर चेंज दिखाया। ये लास्टली कलर चेंज कहाँ हो गया जी, ब्लू ब्लैक में। ठीक है, और ये जो है कलर चेंज नहीं दिखाया, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि आयोडीन जैसे ही, एक सेकंड उल्टा बोल दिए, यहाँ कलर चेंज नहीं दिखाएगा और यहाँ पर स्टार्च है, यहाँ पर स्टार्च है तो कलर चेंज दिखाएगा। ठीक है, तो कलर चेंज जहां भी दिखा रहा है इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, और यहाँ कलर चेंज नहीं दिखाया तो हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ स्टार्च नहीं होगा। हो गया। फूडिंग तक हो गया था ना? ठीक। In human digestive system, the enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively. पेप्सिन क्या कर, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड, कहां से निकल रहा है पेप्सिन, तो स्टोमक से, पेप्सिन स्टोमक से, और ट्रिप्सिन कहां से निकल रहा है, लीवर पैनक्रियाज से। कहां से, पैनक्रियाज से। देखो ऑप्शन नंबर कहां है, डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ड्यू टू, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये हुआ। ठीक है, ट्रैक, ठीक है, ये तो इसमें कौन सा मूवमेंट होता था जी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको पेरिस्टालसिस भी बोला जाता है। ठीक है, ये रहा। देखो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही नहीं इसोफेगस या फूड पाइप, है ना, मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिख दिया। इसका क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ फूड कहाँ हो रहा है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं।
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, सबसे ज्यादा वाटर का कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है जी? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब एक दो वो असर्शन रीजन होगा, बस एक ही है। हाँ तो तो अलगे ड्रामा ई काम पेप्सिन जैसा है, समझा? पांच सात में इसको बार बार जो है ना पूछना पड़ता है हाल चाल इसका, नहीं तो फिर छोड़ देता है। इधर देखो जी, मेरा मुंह पर थोड़ी सवाल लिखा हो। हाँ दोनों सही है, तो ऑप्शन और बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। हाँ, यहाँ इनर वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई रिच इन ब्लड, मतलब कि वेलाई में बहुत ही ज्यादा ब्लड होता है, ये भी सही बात लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस पे ये विलाई मौजूद होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, दीज विलाई हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, यहां तक सही लिखा हुआ है, ठीक है। टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी सही बात पूरा पूरा लिखा हुआ है। और ऊपर के बारे में ही बात कर रहा है, इसमें भी विलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ था, इसमें भी विलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, मतलब उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर दोनों ऑप्शन सही है तो ए हो सकता था, नहीं तो बी हो सकता था। लेकिन अगर पहला वाला ऑप्शन को ही दूसरा वाला भी जस्टिफाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। डन। तो यहाँ पे होता है न्यूट्रिशन पूरा पूरा खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन हम फिर से लगा देंगे, पूरा बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करो, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट यही है, ठीक है। इसके बाद फिर एस्पायरेशन 2 दिन, ट्रांसपोर्टेशन 3 दिन, एक्सक्रीशन 1 दिन, चैप्टर खत्म। बीच में 1 दिन क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 दिन लास्ट में करेंगे, सब मिला के। सब मिला करके, ठीक है।